ओके, सो कल वाला जो कॉन्सेप्ट था खत्म करा हमने, उसको हम रिवाइज करेंगे फटाफट एंड देन विल प्रोसीड. विल ट्राई टू वाइंड अप द डेफिनेशन क्लॉज टुडे. ठीक है, आज डेफिनेशन क्लॉज खत्म हो जाएगा. एंड या ओके, कल हमने स्टार्ट करी थी हमारी जर्नी एक्शनेबल क्लेम को खत्म करने से. ठीक है, एक्शनेबल क्लेम क्या होता था बता दो. हाँ जी, अनसिक्योर्ड डेट और फिक्स्ड अमाउंट होनी चाहिए. और वो तो एक, ये तो सारा एक में फिट हो गया ना जो उन्होंने बोला. वो तो सारा ऊपर वाले में फिट हो गया कि अनसिक्योर्ड डेट कैसा जो कि फिक्स्ड है. यही था. दूसरी चीज क्या थी एक्शनेबल क्लेम में? बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी, है ना. एनी इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी. आपने किसी को दुकानदार को पैसे की घड़ी दी नहीं उसने, एक्शनेबल क्लेम. पेपर में क्वेश्चन आता है अगर कि क्या एक्शनेबल क्लेम को प्लेज करा जा सकता है? हाँ जी, क्योंकि वो भी एक तरह की प्रॉपर्टी ही तरह ही काम कर रहा है ना. हमने देखा था एफडी रिसीट्स. अच्छा, एफडी रिसीट्स क्या थे बताना. गुड थे के एक्शनेबल क्लेम? गुड थे. इस क्योंकि एफडी ट्रांसफर करनी पड़ती है ना. हाँ ठीक है, एफडीआर व्हेन इट इज ट्रांसफर्ड और प्लेज्ड इट इज गुड. ठीक है, ये क्वेश्चन अभी अभी भी जस्ट चेकिंग प्री में आया हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट आप लोग बता दें. अच्छा, कॉपीराइट वाला क्वेश्चन कल रह गया ना. थैंक यू. कॉपीराइट वाला क्वेश्चन नहीं ना कराया कल मैंने. कॉपीराइट वाला क्वेश्चन एक प्री में आता है, वो लिखना पड़ेगा आप लोगों को. ठीक है, एक दो लाइनें हैं जो कल मिस हुई हैं, वो आप लिखें एंड देन विल रिवाइज वट एवर वी डिड साथ साथ. ठीक है, प्लीज डू. थैंक यू. लिखो. लिख लिए. राइट टू क्लेम कॉपीराइट. राइट टू क्लेम कॉपीराइट. समझ आ गया ना किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रही हूँ? क्या वो एक्शनेबल क्लेम है कि गुड है, वो पढ़ रहे हैं हम. एक चीज रह गई थी हमारी, कॉपीराइट. सपोजिटली मेरा एक बुक के ऊपर कॉपीराइट है, आपने वो कॉपीराइट इन्फ्रिंज कर दिया. ठीक है, जब हम पढ़ते हैं ना यार, जनरली आपसे पूछा जाता है यार ये जो इमूवेबल नहीं है वो मूवेबल है. ये कहीं लिखा जाता है जो इमूवेबल नहीं है वो ये हो सकता है या ये हो सकता है या टैंजिबल हो सकता है या आईपीआर हो सकते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो सकती है. सिर्फ लिखा गया जो इमूवेबल नहीं है वो मूवेबल है. तो हम इतना तो समझ आ गया कॉपीराइट इमूवेबल तो पक्का नहीं है, तो इसको हम कैटेगराइज किसी में कर देते हैं? मूवेबल में. यहां तक समझ आया? क्योंकि ये मूवेबल पक्का नहीं है और जो इमूवेबल नहीं है वो मूवेबल है, इसलिए हमने इसको कैटेगराइज कर दिया, इसको फेंक दिया इन द हेड ऑफ मूवेबल. ठीक है, अब बात आती है यार, आपका कॉपीराइट अगर किसी ने इन्फ्रिंज कर दिया तो क्या ये माना जाएगा कि यार यू कैन टेक, ओके इज दिस, मतलब क्या उसको एक्शनेबल क्लेम की तरह ट्रीट करोगे? ये पॉइंट, ये क्वेश्चन है. ओके ओके, अगर मैंने आपको कॉपीराइट इन्फ्रिंज करा, क्या मुझसे वो वापस मांगोगे? हाँ, मांग सकते हो. बेनिफिशियल इंटरेस्ट कैसे मांगोगे? सिर्फ डैमेजेस मांग सकते हो. एक्शनेबल क्लेम की तरह एक्शनेबल क्लेम थोड़ी, कुछ क्लेम थोड़ी कर सकते हो उसके बेसिस पे. व्हाट आर यू गोइंग टू क्लेम? एक चीज याद रखना, आप ऐसा क्लेम जिसके अगेंस्ट आप कोर्ट में जाके एक्शन लेते हैं इज एन एक्शनेबल क्लेम. हम मानते हैं कि कॉपीराइट ऑलवेज वेस्ट्स इन द क्लेमेंट. जिसने बनाई वो चीज, आपसे वो चीज कभी जुदा हो ही नहीं सकती. कॉपीराइट ऑलवेज वेस्ट्स, आई विल गिव अ डिक्टेशन आल्सो, टू लाइनर. कॉपीराइट ऑलवेज वेस्ट्स इन दैट पर्सन. ठीक है, और अगर उसकी इन्फ्रिंजमेंट होती है तो यू आर गवर्न्ड बाय आईपीआर लॉज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लॉज से यू विल बी गवर्न्ड. दैट इज इट. इट इज कंसिडर्ड अंडर अ गुड ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी. दैट इज इट. उसको एक्शनेबल क्लेम की कैटेगरी में हम लोग डाल ही नहीं पाए क्योंकि हम मान ही नहीं रहे कि वो आपसे कभी जुदा होता है. यस, प्री में इसका आंसर गुड्स मार्क करके आना है क्योंकि वो एक्शनेबल क्लेम की कैटेगरी में फिट ही नहीं करा, हमें इसको कहीं ना कहीं फिट करना था.
तो हमने सोचा मूवेबल प्रॉपर्टी में फिट कर देते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी में कौन सी? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इससे बेटर है गुड्स में उसको ज्यादा इंक्लिनेशन मिल रहा था, इसलिए इसको गुड्स की डेफिनेशन के साथ प्रीमियम मार्क करके आना। क्या आना गिव यू द इरिटेशन? आईपीआर के अकॉर्डिंग होती है ना यार, it always vests in the person. If you want to transfer is done in IPR laws यार, ठीक है। सेल पर ऐसा सीन नहीं रहता, इट इज ट्रांसफर्ड। ओके, आप देखो हम राइट्स अपने पेटेंट राइट्स वी ट्रांसफर डेफिनेटली, एंड हाउ इज इट हैपनिंग? इट इज नॉट हैपनिंग एनी ऑफ द लॉज दैट वी स्टडी। देन वेयर इज इट हैपनिंग? इट इज हैपनिंग इन आईपीआर लॉज ओनली। इट इज नॉट दैट दे आर नॉट ट्रांसफरेबल, ठीक है। ओके, प्लीज राइट डाउन, इट इज जस्ट अ वन लाइनर। Copyright is a movable property. Copyright is a movable property. Full stop. This right is already vested in the claimant. This right is already vested in the claimant. And its possession is not claimed. And its possession is not claimed. So it would definitely not amount to actionable claim. So it would definitely not amount to actionable claim. बस काफी है, प्री में आता है यूजुअली, आप लिख देना, ठीक है। बच्चे कम क्यों आज वैसे, क्या हुआ है? कौन आता है? और कौन? हाँ, दमन, नेहा, वो भी नहीं आई आज, और हिमानी, एक लड़की आई थी ना, है ना, सॉरी, हाँ वो रही ऑनलाइन हिमानी, हाँ शुभम, ठीक है, ओके। अच्छा, गुड्स की डेफिनेशन हमने कल देख ली थी, क्या क्या था गुड्स में, क्या क्या कीवर्ड्स बताओ, 5-6 कीवर्ड्स बता दो फटाफट मुझे। सबसे पहला मूवेबल प्रॉपर्टी, रेड विद 336 326, डन, नेक्स्ट, और साथ में सेक्शन 3 टीपी का थोड़ा सा रेफरेंस दे देना, ठीक है। देन इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव वाली डिवीजन। इंक्लूसिव के अंदर मूवेबल प्रॉपर्टी थी, एक्सक्लूसिव के अंदर क्या क्या था? दो चीजें थी, जल्दी बताओ। एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। एक्शनेबल क्लेम के अंदर आप सेक्शन 3 टीपी रेफर कर रहे थे, ठीक है। फिर वापस से आ जाओ, मनी की जो बात थी, ठीक है, मनी की मैंने आपको समझाई नहीं है बात, मैं भूल गई हूं, अब मुझे बोलते बोलते एकदम से याद आ रही है, तो बात हमने करी नहीं क्लास में। मनी विच इज इन सर्कुलेशन एंड इन प्रिंटिंग इज नॉट गुड, लेकिन उसके अलावा जो पुरानी करेंसी है वो गुड है, ठीक है। पुरानी करेंसी, पुराने सिक्के, ओल्ड करेंसी नोट्स या फॉरेन करेंसी नोट्स, एवरीथिंग एल्स इज अ गुड, द मनी विच इन सर्कुलेशन इज नॉट अ गुड, ठीक है। तो जब आप एक इंसान को, डू यू परचेज मनी फॉर मनी? आप सुनो मेरी बात, आप 500 का नोट देके 500 रुपए नहीं खरीदते, 500 का नोट देके 500 रुपए नहीं खरीदते, वे चेंज लेते हैं, खरीदते नहीं है, चेंज लेते हैं, खरीदते नहीं, दैट इज नॉट, दैट इज एन एक्सचेंज, है ना, दैट इज नॉट सेल, दैट इज एन एक्सचेंज, ठीक है। तो आप एक चीज आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पे, कि यार जो, अगर हम देखो इसको ना, एक बार मेरे साथ आ जाओ, एक काम करो, 2 clause 13 आई थिंक, प्राइस कहाँ है, 210, प्राइस पे आना, 210 पे फटाफट। प्राइस मीन्स द मनी कंसिडरेशन फॉर अ सेल ऑफ गुड्स। आप एक चीज समझिए, हम मनी को सब्जेक्ट मैटर नहीं बना सकते, सब्जेक्ट मैटर तो गुड्स ही रहेगा, उसकी कंसिडरेशन किस फॉर्म में होगी? मनी की फॉर्म में। तो मनी को ही अगर गुड्स बना लेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स विल बी स्पॉइल्ड। मनी को हम कंसिडरेशन की तरह यूज करते हैं फॉर द सेल ऑफ गुड्स। If money is made the subject matter, that will destroy the entire concept that revolves around sale of goods.
तो मनी दैट इज इन सर्कुलेशन कैन नॉट बी एवर मेड, कैन नॉट बी एवर कॉल्ड गुड. ठीक है, ठीक है. एवरीवन एल्स ओके. चलिए आगे आप आ जाइए. अच्छा, शी वांट्स मी टू रिवाइज लॉटरी वाला कॉन्सेप्ट. ठीक है, लॉटरी वाला कॉन्सेप्ट बाकी सबको क्लियर है? एवरीवन एल्स ठीक है. हमने देखा यार लॉटरी टिकट्स के कॉन्सेप्ट को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करी थी. पहली जजमेंट एच एन राज वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु थी, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु. उन्होंने क्या बोल दिया यार, देखो लॉटरी जब आप खरीदते हो, वो टिकट आपने खरीदी, दैट व्हेन यू बेसिकली परचेज अ राइट टू पार्टिसिपेट थ्रू दैट टिकट. तो यार ये तो गुड है यार, आपने पैसे दिए, आपको सामान मिल गया, गुड मिल गया. बट आप जीत गए, आपके पैसे नहीं दे रहे यार. When you win that chance and now you have won the lottery, now you want that money, but it is unsecured because you did not pay anything, they did not keep a security for that, कि यार अगर हम पैसे नहीं देंगे हम ये ले लेना. It is an unsecured debt certain amount, so it is an actionable claim. तो उन्होंने बाइफर्केशन कर दी थी इस केस में एच एन राज में दो पार्ट्स में. Then we moved on to the Sunrise Associates वाला केस, जिसमें बोला गया यार this bifurcation is entirely wrong. Nobody is purchasing a ticket just to participate, everybody is purchasing a ticket to win. ठीक है, so everybody is purchasing a chance to win only. So why do we have to bifurcate it into two parts, into good and an actionable claim? Why not just categorize it entirely into the concept of actionable claim? So that is why it was categorized as an actionable claim itself. That's it. Done. Any other doubt from the last class? Please ask me. Goods, beneficial interest in a movable property, actionable claim. Sorry, goods बोल, beneficial interest in a movable property, actionable claim. ठीक है, anyone else? चले, कुछ और रिवाइज करना है तो बता दो. वर्क्स, ठीक है. हमने कल स्टार्ट करा था डेफिनेशन ऑफ 2 क्लॉज 4 डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स. डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स में हमने क्या देखा, 5-6 तरह की रिसीट्स के नाम पढ़ लिए थे. सबसे पहले क्या था, जब गुड्स को आप वॉर फिंगर के पास रखवा रहे थे, वॉर फिंगर वॉफ में रखवा रहे थे, वॉर फिंगर्स रिसीट. उसके बाद डॉक में गया पैक होने, डॉक्स रिसीट या डॉक वारंट. उस सॉरी, सबसे पहले वेयर हाउस था वर्ड, आई एम सॉरी. सबसे पहले वेयर हाउस रिसीट था, उसके बाद पैकिंग के लिए गया, डॉक में गया. ठीक है, डॉक के बाद वो वॉर फिंगर के पास आया क्या? पक्का? हाँ, डॉक के बाद वो वॉर फिंगर पे आ गया. ठीक है, वॉर फिंगर के बाद मेट्स रिसीट आ गई. ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आ गया बिल ऑफ लेडिंग. ये 5 थे. और इसमें से कौन सा था जो कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स नहीं था? मेट रिसीट. ठीक है, आज ना मैंने एक प्री का क्वेश्चन देखा है, उसमें एक बहुत ही अजीब वर्ड है जिसका मुझे पूरे गूगल पे मतलब नहीं मिला. ठीक है, वो क्वेश्चन ही आपको दे दूंगी और उसका आंसर भी. उसका मतलब आपको मिले तो मुझे बता देना. ठीक है, ओके. क्वेश्चन है, ओके, अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 4 ऑफ सोगा, which of the following documents, under section 2 clause 4 of soga, which of the following documents is not, which of the following documents is not a document of title to goods? Which of the following documents is not a document of title to goods? नहीं नहीं, ऑप्शंस आने दो ना. पहला ऑप्शन है मेट रिसीट. ठीक है, सेकेंड ऑप्शन जो है वो है प्यूका डिलीवरी order enabling a person to obtain delivery on payment of price. ये सेकंड ऑप्शन है. थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, both A and B, and fourth option है neither A nor B.
फोर्थ ऑप्शन है नाइदर ए नॉर बी। क्वेश्चन क्लियर है? अभी हमें तो मेट रिसीट के बारे में पता था, है ना? आप समझ लेना, इसका नाम नहीं पता तो ये भी नहीं। वही तो मैंने अभी बोला था ना कि इसका मैंने पूरे गूगल पे मतलब छानने की कोशिश करी है, मुझे नहीं मिला। क्यू कार्ड डिलीवरी मतलब ही नहीं मिल रहा है मुझे, जो इन्होंने प्री में क्वेश्चन में दे रखा था। आपने कहां से देखा? चैट जीपीटी? क्या मैंने नहीं खोला वो? हाँ, ओके, हाँ जी। Can you please send me a screenshot? I'll just immediately refer to it after the class because the book says otherwise. Book says this is not a document of title. हाँ, but book says otherwise. नहीं, book इसमें लिखा गया ना, it is a document that enables to take delivery. तो मतलब document of title, लेकिन हो सकता है। ओके 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 ओके, आप देखो, ये जो बुक के हिसाब से अगर देखा जाए और मीनिंग के हिसाब से देखा जाए, मीनिंग कहता है कि यार ये डॉक्यूमेंट के बेसिस पे भी आप पैसे देके डिलीवरी ऑब्टेन कर सकते हो। यही पढ़ा है हमने, मीनिंग इसका बैरक उसके अकॉर्डिंग चैट जीपीटी ये कहता है, ठीक है। लेकिन बुक सेज कि दिस एंड दिस मेट्स रिसीट, इसमें भी चाहे यार जब इंस्पेक्शन होती है, क्रू कैबिन क्रू इंस्पेक्शन कर रहा था, जब हमारा कैबिन क्रू वही शिप कैबिन ही होता है ना, हाँ, कैबिन क्रू शिप का जब हमारा ये इंस्पेक्शन कर रहा था, ठीक है, तो टेक्निकली ये भी तो एक तरह का डॉक्यूमेंट ही होना चाहिए था टाइटल का। बट आप ये मान लीजिए कि चाहे दोनों में नाम लिखे गए हैं, बट फिर भी दोनों बोथ ऑफ देम वर्क एज एन एक्सेप्शन। आपको ये चीज याद ही कर लीजिए ना यार, मतलब some things obviously are not going to satisfy your conscience because इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इट शुड बी द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। हाँ, नहीं है ना, पर तो एक्सेप्शन की तरह याद रख लें, दोनों ही नहीं है। यस yes. मतलब बोथ है इज नॉट, नहीं बोथ है ना, क्वेश्चन में तो क्वेश्चन पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, बोथ है एंड बी आर नॉट, ठीक है। हाँ बस छड़ दो। नीत क्या हो सकता है? नहीं, मैं नहीं जानती। ई वी, अच्छा, ई वे बिल, ओके 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 ओके, हाँ जी जी, राइट, गुड्स तो आ ही रही है उसके पास, ओनरशिप तो आ ही रही है यार गुड्स की। हो सकता है, वी कैन जस्ट अज्यूम ना, यू आर राइट, यू कैन, आई थिंक आई एम नॉट, आई शुड नॉट कोट दैट यू आर एग्जैक्टली राइट बिकॉज मुझे पता ही नहीं है। Looks similar to what you're saying, exactly, it sounds similar at least, ठीक है। Okay, we can take this explanation that okay, it might be for a driver to obtain goods via payment, ठीक है, and he is not the owner, we cannot say that he has the title to the goods, ठीक है। So this is that sort of a document which enables a person to obtain delivery, but he is not the owner, he is not declared as the person who has the document of title to good, he does not have the title to goods, so yeah, we are considering it as an exception, done। और इसको कैबिन क्रू वाले को हम क्यों नहीं मानते? क्योंकि हम मानते हैं यार ये तो मियर इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट है, टाइटल सर्टिफिकेट नहीं है, इसको हम सिर्फ मियर इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट मानते हैं, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी सर्टिफिकेट मेट वाले को। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जवाब दे दो मुझे, आपको आता है? द डेफिनेशन ऑफ गुड्स, सुन लो, लिखने की जरूरत नहीं, आता है आपको। द डेफिनेशन ऑफ गुड्स इन सेक्शन 2 clause 7 of SOGA is same as given under
दैट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी जनरल क्लॉजेस एक्ट, मैंने बोला है डेफिनेशन ऑफ गुड्स इन 2 क्लॉज 7 किससे सिमिलर है? पहला, मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर जीसी एक्ट, सेकंड, मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, थर्ड, मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फोर्थ, नाइदर ए नॉर बी नॉर सी। हमारी जो डेफिनेशन है गुड्स की, विच इज सिमिलर, इट इज सिमिलर टू मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर जीसी एक्ट, मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर इंडियन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, टीपीए, आईसीए, जीसी, नाइदर, नाइदर एबीसी, दिस इज आंसर। कहीं किसी से सिमिलर डेफिनेशन नहीं है, ठीक है? है ही नहीं ना, ऑप्शन कंफ्यूजिंग है नहीं, ठीक है? ओके, एक और क्वेश्चन का जवाब दे दो, ये भी आता है आपको, लिखने की जरूरत नहीं है। अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 11 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, मैंने दो कराया नहीं है बट आपको फिर भी इसका आंसर आता है। द प्रॉपर्टी इन गुड्स मीन्स फर्स्ट specific property in goods, general property in goods, both A and B, either A or B. General property, perfect, perfect, perfect. एक और आंसर दीजिए प्लीज इसी बात पे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 176 क्या है, याद है? नहीं, 176 देख लो एक बार फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो चलो साथ साथ। द डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, जो डेफिनेशन दी गई है बेयर एक्ट में, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स गिवन अंडर 2 क्लॉज 4 इज, पहला ऑप्शन एग्जॉस्टिव। आप जवाब देंगे आकाश, सुनो एक मिनट बाद बोलना, मतलब ये मुझे बाद में बताया, एक मिनट में क्वेश्चन सुनो पहले। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स अंडर सोगा, क्वेश्चन बोल रही हूँ, द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स अंडर सोगा इज, ये क्वेश्चन है, बस खत्म। पहला ऑप्शन एग्जॉस्टिव, डेफिनेशन दी गई है जो 2-4 में, पहला है क्या वो एग्जॉस्टिव है, दूसरा है डिस्क्रिप्टिव, तीसरा है एग्जॉस्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव, और फोर्थ है ओनली ए एंड नॉट बी एंड सी। छोड़ दो, तो बता रही है ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। एग्जॉस्टिव मतलब अपने आप में पूरी, प्रूफ आप बताएंगे। अच्छा, आपको लग रहा है इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता इसमें, एग्जॉस्टिव होने का मतलब इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर अगर हमने रजत इसको एग्जॉस्टिव बोल दिया, डिस्क्रिप्टिव तो चलो नाम शक्ल से दिख रहा है कि डिस्क्राइब करी है, बता रही है ये भी है, ये भी है, ये भी है, डिस्क्रिप्टिव तो शक्ल से दिख रही है ना। इलस्ट्रेटिव सॉरी एग्जॉस्टिव हमें सोचनी पड़ रही है। मैंने आपको, अच्छा मैंने नहीं बताया लेकिन आपने पढ़ा होगा, जहां पे वर्ड मीन्स एंड इंक्लूड्स यूज होता है ना, डेफिनेशंस होती है दो तरह की, तीन तरह की रादर, एक अकेले मीन्स वाली, अकेले इंक्लूड्स वाली, अकेले मीन्स एंड इंक्लूड्स वाली, दोनों वाली, मतलब एक आधे तरह की और भी होती है। जो मीन्स एंड इंक्लूड्स होती है ना, मतलब वो एग्जॉस्टिव होती है, उसमें सारा कुछ का मतलब भी आ गया और इंक्लूजन में क्या क्या वो भी आ गया, सारा कुछ आ गया, उससे ऊपर कुछ नहीं है, जिसमें मीन्स एंड इंक्लूड्स वर्ड्स यूज होते हैं। ठीक है, इसमें टेक्निकली देखिए सिर्फ और सिर्फ इंक्लूड्स वर्ड यूज है, तो रूल आउट हो गया हमारा एग्जॉस्टिविटी का प्रिंसिपल, बात ही खत्म। डन डन, ओके चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे बताओ मुझे। एक्चुअली ये क्वेश्चंस इसलिए डिस्कस कर रही हूं बिकॉज पेपर में ऐसे वर्ड्स आके हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं देख के, ठीक है, दैट इज वाई। अ बिल ऑफ लेडिंग इज, अ बिल ऑफ लेडिंग इज ये क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन। अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लाइक अ बिल ऑफ एक्सचेंज, पहला ऑप्शन। सेकेंड, अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लाइक अ प्रोमिसरी नोट, तीसरा ऑप्शन। आइदर ए और बी,
चौथा ऑप्शन नाइदर ए नॉर बी। यार वो बिल ऑफ एक्सचेंज तो है ही नहीं ना, सॉरी, हाँ बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है, प्रॉमिसरी नोट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है यार, वो सिर्फ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स है, वो एनआई है ही नहीं। बात ही खत्म, जो इतने मर्जी ऑप्शन दे जाओ। चले आगे, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, वन लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर गुड्स विद इन द मीनिंग ऑफ 27? कौन से गुड्स हैं? पहला ऑप्शन, थिंग्स अटैच टू द लैंड विच आर अग्रीड टू बी सेवर्ड बिफोर सेल। सेकेंड, थिंग्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड agreed to be severed before sale. Third, both A and B, neither A nor B. Perfect, 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 perfect. चलें आगे, गुड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर? यस प्लीज। यस, इकट्ठे लिखे होते हैं, पता है? दिस ऐसे अच्छे इकट्ठे, मतलब ये नहीं मींस एंड इंक्लूड्स लिखा होता है, ऐसे होता है दिस मींस दिस एंड इंक्लूड्स दिस, ऐसे करके लिखा होगा। ठीक है, आप पाएंगे ऐसी डेफिनेशन मेरे दिमाग में एकदम से कोई आ नहीं रही इंडियन एविडेंस एक्ट में यार इसकी। हाँ ये एग्जैक्टली सामने पड़ी है, सब कुछ छा गया है, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। ठीक है, और भी एविडेंस एक्ट में भी आप लोग पढ़ेंगे, अभी पढ़ ही रहे हैं ना, उस डेफिनेशन कोई आई मींस एंड इंक्लूड्स वाली आनी चाहिए थी एक। दिमाग में नहीं आ रही है कोई डेफिनेशन यार मींस एंड इंक्लूड्स वाली, देख लेना जितनी भी होगी। डॉक्यूमेंट मींस एंड इंक्लूड्स है ही नहीं उसमें, फैक्ट में भी नहीं है, में तो नहीं है। छड्डो समझ आ गया है ना, चलो आगे आ जाओ। 2-1 हो गया, 2-1 के साथ क्या देखा था? 213 सेलर, 113 डन। 2-2 डिलीवरी हमने आज करना है, उससे पहले डिलीवरी की एक डिक्टेशन दूंगी, कल जो मैंने मेट रिसीट वाला कॉन्सेप्ट बताया उसका केस लॉ दूंगी। प्लीज स्टार्ट राइटिंग। करा दूंगी, एक लाइन नहीं करा दूंगी होनी। अब मेट से सीट रिसीट वाला का वो लिख लेना पैराग्राफ, साथ में केस लॉ, कल कराया कॉन्सेप्ट 2-2 का, उसके अंदर ये डिक्टेशन केस लॉ के साथ लिख लेना। ठीक है, a mate's receipt is a document entitling a person named therein to receive the bill of lading, named therein to receive the bill of lading, full stop. It does not represent lading, full stop. It does not represent the goods, and so it does not represent the goods, and so it is not a document of title to goods. Not a document of title to goods, full stop. It is simply a document. It is simply a document which acknowledges the receipt of goods, signed by the crew of ship, where the goods are put on board. Therefore, where the goods are put on board, Sandeep,
Therefore, the transfer of mate's receipt does not pass the property in the goods nor its possession is equivalent to the possession of the goods as observed in I've written the case name on the board. Nippon, Yusen, Kaisha, Nippon, Yusen, way to cursive में भी equivalent to possession of the goods. 1965 Bombay. Yes. Possession of the goods as observed in Nippon, Yusen, Kaisha versus the Ramji Bhan. VHAN. 1965 Bombay it is. Done? अब जो टर्म रह गया था फटाफट देखते हैं, जो कल हमने एक लाइन छोड़ दी थी छोटी सी. आ जाओ. Document of title to goods includes a bill of lading, dock warrant, warehouse keeper certificate, wharf finger certificate, railway receipt, multimodal transport document. Multimodal transport document कब ऐड किया गया है? 1993. फुटनोट देख लो. ठीक है. Multimodal transport document, warrant or order for the delivery of goods and any other document used in the ordinary course of business as a proof of the possession or control of goods or authorizing or purporting to authorize. ये वर्ड छोड़ा था मैंने, either by endorsement or by delivery. इसका मतलब क्या है? मैंने ना पोस्ट कर दिया आपको डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, बिल ऑफ लेडिंग, गुड चढ़ाए, बायर को पोस्ट कर दिया. बाय डिलीवरी is according to mail's receipt and packer delivery दो में ही आएगा. हम because अच्छे तो देखो ना, एक्सेप्शंस नाम की भी चीज होती है ना यार. मतलब आप पैकर वाले ते मेल्स तक हिसाब से दे आर मिडलमैन. हां भी ਜਿਹੜੇ डॉक ਤੇ ਵਾਪਸ मान जाएगा ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੀਵਰ ਹੈ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਹੈ ਨਾ. You have to, I mean, you have to satisfy your conscience with one thing or the other. Law says otherwise, and उन्होंने केस लॉ के थ्रू अपना लॉजिक भी दे दिया कि हमने ऐसा क्यों बोला है ना. बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो हमें लगेगा कि यार होना तो ये चाहिए था, जज तो ये रहा है, but we have to bear with what has been quoted by the honorable courts. ठीक है, ठीक है, पूरी तरह निकेत, ठीक है, पक्का. As proof of possession or control of goods or authorizing, हमें क्या समझा रही थी कि यार ये जो वर्ड्स है एंडोर्समेंट और बाय डिलीवरी, हो सकता है मैंने पोस्ट कर दिया हो, डिलीवर कर दिया हो आपको डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, या मैंने आपका नाम एंडोर्स कर दिया एट द बैक ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स. क्या मैं आपके नाम पे एंडोर्समेंट कर सकती हूँ? कर सकती हूँ ना. तो ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स भी हम एंडोर्समेंट से किसी के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हैं. मैं आपको डिलीवर नहीं कर पाई, बट मैंने जिस बंदे के हाथ गुड्स आए हैं उसी के पीछे एंडोर्स कर दिया हुआ है. These goods are to be delivered to so and so person. So can delivery of document of title to goods be transferred at somebody else's name by merely endorsement? Answer is yes. इस एंगल से इसको पूरा रीड करना. ठीक है, हाँ जी, ओके. Yeah, definitely, quite definitely, yes. ठीक है, okay. Proof of the possession or control of goods or authorizing or purporting to authorize. किसको authorize कर रहे हैं हम? The possessor of the document. और authorize कैसे कर रहे हैं? चाहे डिलीवरी उसको देके, चाहे उसके नाम पे endorsement करके,
हम उसको ऑथराइज कर रहे हैं कि वो गुड्स को रिसीव करे या आगे ट्रांसफर कर दे। खत्म। मैंने आपके शिप वाले के हाथ भेजा सामान, ट्रक वाले के हाथ सामान भेजा। अब मेरे को पता है कि मैं पोस्ट करूंगी यार, ये एक ट्रक कल पहुंच जाना है, मेरी पोस्ट शायद परसों पहुंचेगी, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं डिलीवरी के हाथ ट्रक के पीछे, ट्रक वाले जो पास जो रिसीट है उसके पीछे एंडोर्समेंट करूँ, दीज गुड्स आर टू बी डिलीवर्ड टू सो एंड सो पर्सन along with the name and details of that person. तो I have endorsed कि ये टाइटल अब मेरा नहीं रहा, उसका हो गया। This is how you endorse, ठीक है। चले आगे प्लीज। कैन वी मूव टू टू एवरीवन। टू समझने से पहले हमें दो की डिक्टेशन लिखनी पड़ेगी। मैं एक रफ आइडिया देती हूँ, पहले फिर डिक्टेशन लिखते हैं। डिलीवरी ना यार टेक्निकली माना जाता है दो तरीके से होती है, ऊपर से रफली तो दो तरीके माने जाते हैं, एक एक्चुअल एक कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल एक कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव को लोग सिंबॉलिक भी बोल देते हैं, है ना। आपने बहुत जगह पढ़ा होगा सिंबॉलिक डिलीवरी, बट मैं अलग से जब मैं इसको पढ़ती थी तो मैं थोड़ा सा बाइफरकेशन करती थी हमेशा, ठीक है। बाइफरकेशन में कैसे करती थी कि यार अगर मैंने एक बंदे को सिर्फ, अच्छा आज मैं कोई अभी ऐसी बात करने वाली हूं क्योंकि आई थिंक आई हैव डन माई शेयर ऑफ रिसर्च वेल, और उसके बाद मैं कंक्लूजन पे आई हूं। वो जो कंक्लूजन है उसके लिए आप मेरा सिर फाड़ सकते हो, ठीक है। द फैक्ट इज कि जब भी मैं देखो ना, हम पढ़ते हैं यार ये प्री में आ सकता है, इसीलिए अभी बताने लगी हूँ, आगे स्टेजेस पे क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। ऐसा हम मानते हैं यार, बहुत सारी बुक्स में भी यही लिखा हुआ है। हमने किसी बंदे का सामान हमारे कमरे में पड़ा है, हमने उसे चाबी दे दी कमरे की, कैन हैव एक्सेस टू द स्टफ, आई एम नॉट गोइंग टू लाइक लोड दोज बैग्स इन योर कार, है ना, करते हैं। चाबी दे दी कमरे की, गोडाउन की चाबी दे दी, ठीक है। अब पेपर में क्वेश्चन आता है, इज दिस एक्चुअल डिलीवरी और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी या सिंबॉलिक डिलीवरी। मेरे हिसाब से मैं इसको सिंबॉलिक मानती थी हमेशा से, ठीक है। मैं इसको सिंबॉलिक मानती रही हूं आज तक कि यार कंस्ट्रक्टिव और सिंबॉलिक में डिफरेंस बताती हूँ कैसे कैसे समझा मैंने। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी इज मैंने आपका सामान आपके एजेंट को पकड़ा दिया, आपके दोस्त को पकड़ा दिया, आपको एक्नॉलेजमेंट मिल गई, कंस्ट्रक्टिव हो गया। कंस्ट्रक्टिव का हिस्सा ये सिंबॉलिक, उसी के अंदर रूट है, उसी के अंदर से निकलता है, चाहे उसको कंस्ट्रक्टिव ही कह दो, मेन हेड उसका कंस्ट्रक्टिव ही है, ठीक है। जीनस एंड स्पीशी, एग्जैक्टली, ठीक है। कि कंस्ट्रक्टिव जीनस है, उसकी स्पीशी एक तरह की सिंबॉलिक। दिस इज हाउ आई हैव स्टडीड सो फार, अदरवाइज दीज आर यूज्ड सिनोनिमसली। Symbolic and constructive are used synonymously at various places. People say constructive slash symbolic. Okay? बहुत जगह ऐसी होता है constructive slash symbolic लिखा होता है, क्योंकि they are used synonymously as well. But in case you want a further bifurcation like I wanted it, तो I can just tell you कि constructive delivery is the one जिसमें मैंने आपके दोस्त को सामान पकड़ा दिया, आपके एजेंट को सामान पकड़ा दिया, टेक्निकली आपके किसी बंदे को सामान मिल गया, सामान मिल गया, तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो गई है कि माना जाएगा आपको मिल गया। Symbolic is मैंने चाबी दे दी, I have given the document of title to the goods. I have not given the goods, but the document of title to the goods, ठीक है, माना जाएगा सिंबॉलिक। एक्चुअल तो नहीं है, गुड्स तो आए नहीं अभी यार, सिर्फ डॉक्यूमेंट पहुंचा यार मेरे तक, ठीक है। तो ऐसी सारी चीजों को मैं सिंबॉलिक, सिंबल एक तरह का, चाबी, डॉक्यूमेंट एटसेट्रा को मैं सिंबॉलिक में कैटेगराइज कर देती हूँ, जो कि कंस्ट्रक्टिव एंड एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड दे आर सिनोनिमसली यूज्ड एट वेरियस प्लेसेस। एक्चुअली कंस्ट्रक्टिव प्लस सिंबॉलिक, कंस्ट्रक्टिव ऑप्शन आएगा, कंस्ट्रक्टिव स्लैश सिंबॉलिक, इससे अलग ऑप्शन ही नहीं होगा, आप उसी पे जाओगे। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पे, मुझे हमेशा ऐसा लगता था, फिर ना अभी वेरियस बुक्स में भी यही है जो मेरे को लगता था, क्योंकि मैंने बुक से ही पढ़ा आज तक। अब पॉइंट आ गया, आपको जब प्री में आएगा ना कि यार चाबी हैंड ओवर करना कौन सी डिलीवरी है, आंसर एक्चुअल है, ठीक है। इसका आंसर प्री में एक्चुअल लिख के आना है। क्यों? जो लॉजिक मुझे केसेस से समझ आया है, ठीक है, वो ये समझ आया है, कोर्ट्स का कहना है कि यार व्हेन यू हैंड ओवर द कीज, यू आर नॉट जस्ट हैंडिंग ओवर द कीज, यू आर हैंडिंग ओवर कि आओ एक्सेस, have access to the room and take whatever is yours, ठीक है। Because we are not ready to load it in your car, in your vehicle, that is why we're just handing over the keys. You take it, open it and all, it's all yours,
ठीक है, ये लॉजिक दिया गया था। तो इसको प्री में जहां मर्जी लिखा हो कहीं से मत पढ़ना, एक्चुअल मार्क करके आ जाना, कभी गलत नहीं होगा। यस, एक्चुअल प्लस कंस्ट्रक्टिव होगा। लेकिन उसको मोस्ट आप मानोगे क्या? हाँ, उसको मानोगे आप कंस्ट्रक्टिव है, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपके पास कुछ नहीं आया ना अभी तक। एजेंट को चाबी गई है तो एजेंट को गई है ना, आपके पास तो कुछ नहीं आया, आपके पास नहीं आई। हाँ, प्री के लिए देखो ना, अगर ऑप्शन ये नहीं होता फिर क्या करोगे? फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगी आपके पास कंस्ट्रक्टिव की। आपके एजेंट को मैंने सामान पकड़ा दिया, कंस्ट्रक्टिव हो जाती है, तो एजेंट को सामान ही तो पकड़ा है। अब मैंने वो बताया कि चाबी अगर आपको मिल गई, एक्चुअल हो गया, है ना? चाबी आपके एजेंट को मिली है, एजेंट को जब कुछ जाता है तो क्या होती है? बात खत्म। तो पहली प्रायोरिटी आपकी कंस्ट्रक्टिव रहेगी हमेशा, ठीक है? पहली प्रायोरिटी कंस्ट्रक्टिव रहेगी, इसमें आपको वेरिड ओपिनियन मिलेगा सबका, लेकिन आफ्टर अ लॉट ऑफ कॉन्टेम्पलेशन, अ लॉट ऑफ रिसर्च, आई हैव ड्रॉन दिस कंक्लूजन। ठीक है, ठीक है एवरीवन, ठीक है। ओके, लिखिए, एक पैराग्राफ लिखिए, थोड़ा सा लंबा है उसमें, लेकिन सारे डिलीवरी के कॉन्सेप्ट कवर होने लगे हैं आज के आज। लिखिए, द वर्ड डिलीवरी, 2 क्लॉज 2 में द वर्ड डिलीवरी, डिलीवरी इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना, refers to the voluntary transfer, refers to the voluntary transfer of possession of goods, refers to the voluntary transfer of possession of goods from one person to another, from one person to another, full stop. It may be of two types, it may be of two types, actual or constructive, it may be of two types, actual or constructive, full stop. When the goods are physically delivered, when the goods are physically delivered to the buyer, when the goods are physically delivered to the buyer, comma, then it refers to an actual delivery, then it refers to an actual delivery, and delivery is constructive, and delivery is constructive when it is affected, and delivery is constructive when it is affected without any change in the custody or actual possession of the goods, or actual possession of the goods, such as delivery by acknowledgement, delivery by acknowledgement or atonement, atonement, delivery by acknowledgement or atonement, atonement. फर्स्ट पॉइंट लिख लो इसके अंदर, this delivery by acknowledgement may happen in 3 cases, this delivery by acknowledgement may happen in 3 cases. First, seller may be in possession of the goods, seller may be in possession of the goods, but after the sale, he may acknowledge to the buyer, but after the sale he may acknowledge to the buyer and continue to hold the goods, and continue to hold the goods
as buyer's belly and continue to hold the goods as buyer's belly. ठीक है, इसको समझते हैं. हमने बोला यार कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होने के 3 तरीके मैं आपको बताने लगी हूं, जिसको डिलीवरी बाय एक्नॉलेजमेंट या डिलीवरी बाय एटोनमेंट कहा जा सकता है. वो 3 तरीके क्या हैं? पहला तरीका क्या है? हुआ क्या, आप एक दुकान पे आए, आपको घड़ी पसंद आई, आपने खरीद ली, बट आपने बोला घर पे पहले बड़ा कलेश पड़ा हुआ है, अभी मत भेजना. ठीक है, मैं 10 दिन बाद खुद कलेक्ट करके ले जाऊंगी. आपने क्या करा? यू हैव परचेज द गुड्स, बट आप घर पे नहीं लेकर गए हो, एंड लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है. आपने खरीद ली है यार, सेल हो चुकी है, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है. द बायर इज द ओनर, द सेलर हियर, द शॉपकीपर इज कीपिंग द गुड्स एज अ बेली. ही इज गोइंग टू टेक ड्यू केयर ऑफ द गुड्स. इतना जितना नॉर्मल केयर एंड कॉशन के साथ उसे रखने हैं गुड्स, दैट इज इट. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट जब हम पढ़ते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, उसके हिसाब से बेली का काम सिर्फ ये है कि उसका गुड्स का जितना नॉर्मल केयर अपने गुड्स का ध्यान रखता है, उतना ही ध्यान रखना, दैट्स इट. अब हुआ क्या? अब बिल्डिंग की छत आग लग गई, छत टूट गई, आपकी घड़ी टूट गई. वो कह रहा है बाकी पैसे देना बचे. सेलर कह रहा है आपकी घड़ी की पूरी पेमेंट नहीं आई थी सर अभी, आपने बोला था जिस दिन करेक्ट करने आओगे उस दिन दोगे, देना. वो कह रहे हैं कि घड़ी का है. ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पे ये पड़ा, वो कह रहा है यार, वो उसको ब्लेम कर रहा है कि तू ओनर, तेरे पास थी घड़ी. पर यहाँ पे सेलर क्या डिफेंस लेता है कि ओनरशिप वाज ऑलरेडी ट्रांसफर्ड सर. ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी थी, सेल वाज कंप्लीटेड. अब ओनरशिप ट्रांसफर कब मानी जाती है, ये मैं आपको 18 से 25 के बीच ये सारे सेक्शंस ओनरशिप ट्रांसफर की बात करेंगे, वहां पे जाके बताऊंगी कि ओनरशिप एक्चुअली ट्रांसफर हुई कब मानी जाती है. 18 से 25 के बीच ये सारे सेक्शंस हम देखते हैं ओनरशिप का ट्रांसफर होना कब माना जाता है. तो अभी के लिए आप जान लीजिए, बिकॉज इवन दो आपको एक चीज याद क्या रखनी है पूरे थ्रू आउट्स होगा कि डिलीवरी का ओनरशिप से कोई लेना देना नहीं है, पेमेंट का ओनरशिप से कोई लेना देना नहीं है. ना डिलीवरी का लेना देना है, ना पेमेंट का लेना देना है. हो सकता है डिलीवरी ना भी हुई हो सकता है पेमेंट भी ना हुई हो, बट फिर भी मैं ओनर हूं. ठीक है, पेमेंट माइट बी पोस्टपोन्ड, डिलीवरी माइट बी पोस्टपोन्ड टू एनी अदर डेट, payment might be done in installments, anything can be done, but it will never affect the ownership of a property. Make sense? घड़ी वाला एग्जांपल डन. ठीक है, तो इस केस में पैसे कौन देगा? क्या उसको पैसे मिलेंगे, सेलर को बचे पैसे? यस, ओनर तो मैं थी ना ओनर यार, मेरी घड़ी टूट गई है, ही वाज द बेली. अगर उसने ही टुक ड्यू केयर, अब छाती टूट गई वो क्या करे? ठीक है, ओके, चलिए आगे. सेकंड, ये पहला एग्जांपल हो गया, इसको क्या कहोगे कि डिलीवरी हो गई है उस बंदे को, डिलीवरी बाय एक्नॉलेजमेंट. दूसरा तरीका डिलीवरी बाय एक्नॉलेजमेंट का प्लीज लिखिए. गुड्स मे बी इन द पोजेशन ऑफ द goods may be in the possession of the buyer before sale, but after the sale transaction, the buyer may continue to hold the goods, but after the sale transaction the buyer may continue to hold the goods on his own account, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं. ऑन हिज ओन अकाउंट एग्जांपल लेते हैं. मैं एजेंट हूं, मेरे पास सामान पड़ा रहता है आपका, वैसे ही मैं आपकी एजेंट हूं, आपका सामान मेरे पास ही पड़ा रहता है और मैंने ही खरीदना है. मैं आपका एजेंट हूं, मेरे पास ही आपका सामान पड़ा है, मैंने ही खरीदना है. ठीक है, तो ऐसे केसेस में सामान की शिफ्टिंग होगी क्या? जब चीज एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रही है, नो मूवमेंट, एक्चुअल मूवमेंट नहीं हो रही है, बट स्टिल ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, इसको भी हम डिलीवरी बाय एक्नॉलेजमेंट की हेडिंग में डालते हैं. यस, इसको कंस्ट्रक्टिव माना जाता है व्हेन देयर इज नो मूवमेंट इन द गुड्स. ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट चलें. थर्ड पॉइंट, ये 2 पॉइंट्स क्लियर हैं. ब्रैकेट में एग्जांपल एजेंट या एग्जांपल कुछ अपनी भाषा में लिख लिया करो, ताकि कल को जब पढ़ो तो आपको याद आ जाए कौन सा वाला था.
एग्जाम्पल से याद रहेगा, पूरा सोगा। नेक्स्ट चले, थर्ड लिख लो। गुड्स में बी in the possession of a third person. Goods may be in the possession of a third person. And after the sale, such third person acknowledges to the buyer. After sale, such third person acknowledges to the buyer that he is holding the goods, on the behalf of the buyer. That he is holding the goods on behalf of the buyer. समझते हैं? यहाँ पे जो थर्ड पर्सन है ना, एग्जाम्पल लिख लो, वेयर हाउस वाला बंदा है। एग्जाम्पल, एक वेयर हाउस वाला बंदा इंडिपेंडेंट बंदा है, उसके वेयर हाउस में आपने सामान रखा है अपना, ठीक है। अब उन गुड्स की हो गई सेल, सामान वेयर हाउस में पड़ा है, आपने बेच दी किसी और को, ठीक है। अब वो बंदा, वेयर हाउस वाला बंदा क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है सेलर, खरीदने वाले को, कि अब ना पहले इसका किराया, रेंट मुझे सेलर दे रहा था, अब क्योंकि ये गुड्स आपके नाम पे हो गए हैं, अब इसका किराया मुझे आप दोगे, ठीक है। वेयर हाउस में रखने का खर्चा पहले मुझे दे रहा था सेलर, अब ये आपके नाम पे ट्रांसफर हो गया, मुझे खर्चा दोगे आप। आपको एक चीज बस याद, क्या ये डिलीवरी है? ये भी डिलीवरी बाय एक्नॉलेजमेंट माननी जा रही है, ठीक है। कि आप एज सून एज यू एक्नॉलेज कि ये आपके गुड्स हैं सर, तो बायर, न्यू बायर, ठीक है। समझ आया क्या चल रहा है? जैसे आपने न्यू बायर को एक्नॉलेज करा कि ये तुम्हारे गुड्स है मेरे पास, मानना जाएगा डिलीवरी बाय एक्नॉलेजमेंट हो गई है। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि नोटिस टू द बायर इज इंपॉर्टेंट यार। किसके द्वारा? थर्ड पार्टी। जब तक नोटिस नहीं देती तब तक डिलीवरी बाय एक्नॉलेजमेंट नहीं मानी जाती है। जब तक आपने फोन नहीं घुमाया कि आपके गुड्स मेरे पास है, तब तक डिलीवरी बाय एक्नॉलेजमेंट पूरी नहीं मानी जाती है। किसकी? प्राइवेट जेट? अच्छा, ओके ओके, किसी की भी सेल आ जाएगी, एक कंस्ट्रक्टिव माना जाएगा ना। ये कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी के अंदर हम डिलीवरी बाय एक्नॉलेजमेंट या अटोनमेंट पढ़ रहे हैं, तो इजेंट बिल्कुल एग्जैक्टली फिट नहीं कराइए उसमें, तो डिलीवरी बाय एक्नॉलेजमेंट हो गई है, डन, इट इज योर नाउ, ठीक है। थर्ड पर्सन ना, बायर का, यस यस यस, ठीक है एवरीवन। तो डिलीवरी बाय एक्नॉलेजमेंट के तीन तरीके थे, तीनों देख लिए हैं, ये कंस्ट्रक्टिव के अंदर आ जाते हैं, ओके। मुझे ना 2-3 लेक्चर और लगेंगे ऐसे सेक्शंस पे आने के लिए जिनमें पढ़ने मजा आएगा, 2 लेक्चर्स और, ठीक है, 2 लेक्चर्स और फिर ऐसा पोर्शन स्टार्ट होगा जिसमें आप एक फ्लो में पढ़ पाओगे कुछ। अदरवाइज बहुत ही डिस्ट्रप्टिव सा है, बिखरी बिखरी चीजों को एक जगह लाके रखना पड़ता है सेल ऑफ गुड स्टार्ट करने से पहले, ताकि कॉन्सेप्ट्स पता लग जाए यार ये चीज भी होती है, दैट इज इट, ठीक है। और इन्हीं 2-3 लेक्चर्स में हम अपना इंटरेस्ट लूज कर देते हैं, ठीक है। आई नीड 2 मोर लेक्चर्स एंड आई प्रॉमिस तब आप बोर नहीं होंगे, आई प्रॉमिस, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ बना लो। Constructive delivery can happen. Constructive delivery can happen by delivering or handing over, by delivering or handing over the document of title to goods.
ठीक है, एग्जाम्पल बिल ऑफ लेडिंग, रेलवे रिसीट्स एटसेट्रा. एक नेक्स्ट पैराग्राफ बना लो अब, जिसमें हम दो दो और दो चार दोनों को कवर करके एक केस लॉ देने लगी हूँ. दो दो इज डिलीवरी, दो चार इज डॉक्यूमेंट. इन दोनों को इकट्ठा सा एक केस लॉ सा है, उसको लिख लीजिए. रामदास वर्सेस अमरचंद. रामदास वर्सेस अमरचंद, 1916 बॉम्बे, 1916 बॉम्बे. रामदास वर्सेस अमरचंद, 1916 बॉम्बे. It was observed in this case that it was observed in this case that the possession of goods covered by a railway receipt may be transferred by endorsement of the receipt पहली लाइन पढ़ लो, पता समझ आ गई आपको? बताई थी मैंने जी, हमने वही उसी में जो पढ़ी है 2-4 में, उसी की लाइन है ये. ठीक है, नेक्स्ट लिखो आगे. The endorsee will be entitled to take the delivery of the goods. The endorsee will be entitled to take the delivery of the goods. The delivery of the goods. Stop. The definition of document to title. The definition of document to title of goods is not exhaustive. And besides the documents given under section 2 clause 4, any other document representing the goods, and besides the documents given under 2 clause 4, any other document representing the goods in the ordinary course of business serves as a proof of possession or control of goods, and entitles the possessor of such documents to transfer or receive the goods thereby represented. This is covered under symbolic delivery. Which is rooted from constructive delivery only.
which is rooted from constructive delivery only. That's it. दो क्लॉज 4 और दो क्लॉज 2, ये दोनों का इकट्ठा वाला केस लॉ है ये, इसमें दोनों चीजें डिस्कस करी गई हैं. 30 सेकंड्स लगाइए, फटाफट रीडिंग दीजिए और पूछ लीजिए इसमें कोई डाउट है तो फटाफट इस केस पे. डन. इलस्ट्रेशंस लिख लो प्लीज, दो चार. हाँ, दो दो की. इन इलस्ट्रेशन का पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आप देखते पहचान जाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस में से उठाई गई हैं. ठीक है, ये जो इलस्ट्रेशंस हैं, ये क्वेश्चंस को फॉर्म को इलस्ट्रेशन में कन्वर्ट करा गया है. तो you'll be able to recognize whenever these come in your exam. Please write down. Seller's goods, illustration 1 लिख देना. Seller's goods are in warehouse. Illustration 1. Seller's goods are in warehouse. Full stop. Buyer requests for delayed delivery. For delayed delivery. Stop. Buyer asks the seller to keep goods on his behalf. Stop. Even if the physical custody has not been transferred, comma, delivery will be deemed to have been done. कौन सी डिलीवरी है? Delivery will be deemed to have been done. कौन सी डिलीवरी है बता दो यार? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. डन. सिमिलर नहीं है? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी तो मानी गई है ना ये. और कौन सी डिलीवरी है? ओनरशिप ट्रांसफर होना या ना होने से फर्क ही नहीं है. आप देखो, मैंने अपने गुड्स क्या करा, आपके खरीदे, आपसे खरीदे. Supposedly ownership has vested in me now, and I've kept those goods with you in case कि I have supposedly postponed the payment and postponed the delivery as well. है ना? I'm going to take the delivery after 10 days, supposedly on my wife's anniversary, on our anniversary, wife's anniversary होता है. But yeah, ठीक है, I'm going to take the delivery by that time. And now the goods are with you, but the goods are mine. This is exactly the same example. The goods are with you, but goods are mine. है ना? In this case, what is it? Is it delivery? Constructed delivery? The answer is yes. This is the example. ठीक है, इलस्ट्रेशन 2 लिखो. कंस्ट्रक्टिव लिख लिया ब्रैकेट में अपने 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 को याद कराने के लिए. लिख लिया क्या? इलस्ट्रेशन 2 लिखिए. सेलर सोल्ड द गुड्स टू द बायर. Seller sold the goods to the buyer. Full stop. Transaction was complete. Full stop. At the time of delivery, seller says that the agent has the physical custody of goods. Full stop. Seller informs the agent
Yes. Seller informs the agent that the goods held by him are sold to the buyer, and he is holding them on buyer's behalf. Agent called the buyer and told him that he is holding the goods for him. This is a kind of constructive delivery. Third, seller gave the hold of his goods to his agent. Stop. Agent is interested in buying the goods. Agent is interested in buying the goods. Agent being in possession becomes the buyer, although there is no physical transfer. As he was already in the possession of those goods, but it will be deemed as कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. आई होप अब आपको कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में कोई कंफ्यूजन ना हो कि कैसे कैसे हो सकती है. सारे तरीके जो हो पॉसिबल हैं वो लिख दिए गए हैं, हमने डिस्कस कर लिए हैं. कंस्ट्रक्टिव के और एक्चुअल होता है, गुड्स की ट्रांसफर आपके हाथ में एक्चुअल है, बाकी सारी कंस्ट्रक्टिव के अंदर कवर हो जाती है. ठीक है, ओके. अब आ जाइए आप बैरक पे. 2 देखो. डिलीवरी मींस वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. प्लीज वॉलंटरी को अंडरलाइन कर लो. पेपर में क्वेश्चन जो बनते हैं प्री के ऑप्शन में ना वॉलंटरी वर्ड खा जाते हैं, एक में ऐड कर देते हैं, एक में इनवॉलंटरी कर देते हैं. बस ये ऑप्शन ये पेपर में क्वेश्चन है इसका. ठीक है, तो वॉलंटरी वर्ड के हिसाब से आपको चलना है. अगर जबरदस्ती करवाई जा रही है तो नहीं भाई, वो डिलीवरी वैलिड डिलीवरी नहीं है. फॉर द पर्पज ऑफ 2 डन, 2 डन, 2 डन, 2 क्या है? गुड्स आर सेट टू बी इन डिलीवरेबल स्टेट. हुआ क्या, आप मेरी दुकान पे आए, मेरी दुकान पे आपको कोई चेयर पसंद आई है, बट आप वो चेरी रेड कलर की है, आपको चाहिए कॉफी ब्राउन. मतलब आपको कलर नहीं पसंद आया, सीधी सी बात है ना. आप चाहते हो कि मैं उसका पॉलिश चेंज कर दूं. ठीक है, मैंने बोला गिव मी सम टाइम, कलेक्टेड आफ्टर 5 days, पॉलिश करके सुखा भी दूंगी. ठीक है, आपने जो मुझसे गुड्स मांगे, क्या वो डिलीवरेबल स्टेट में है? जब तक कोई गुड डिलीवरेबल स्टेट में नहीं आ जाता ना, तब तक सामने वाला इंसान बाउंड नहीं होता उन गुड्स को खरीदने के लिए. ठीक है, रीड द बैरक नाउ. Goods are said to be in deliverable state when they are in such state that the buyer would under the contract be bound to take delivery of them. ऐसी स्टेट को चाहिए ब्राउन कलर का चेयर, आई डू नॉट नीड रेड चेयर. ठीक है, तो मुझे ब्राउन चेयर चाहिए, तो जब तक वो ब्राउन नहीं है, आई एम नॉट बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, लेकिन एज सून एज
it is painted according to me, I become bound by the contract. Brown, you will have, and obviously that will depend upon the specification na yaar. You're going to tell them, okay, this shade. Get my point? ऐसे तो like when it comes to paint, when it comes to all the colors, there are going to be slight variations. मतलब वो डिपेंड करेगा, फिर उसको हम implied condition and warranty के अंदर डाल देंगे. Was it so important for you to match it to your wall? Get my point? क्या ये एक्चुअली आपने कलर पे इतनी इंपॉर्टेंस दी थी कि हल्का सा इधर उधर भी होना चाहिए? फिर इंप्लाइड कंडीशन और वारंटी के साथ मैं उसको पढ़ा दूंगी. ठीक है कि क्या वो वारंटी थी कि कंडीशन थी? तो कंडीशन को वारंटी की तरह ट्रीट कर लिया उसने. पढ़ाऊंगी कॉन्सेप्ट. अगर उसने चेंज बदला हुआ कलर भी एक्सेप्ट करने को तैयार है तो उसने ट्रीटमेंट कर दिया, कंडीशन का ट्रीटमेंट वारंटी की तरह कर लिया. विल सी दैट. ठीक है, ओके. आ जाओ एक बार. ठीक है, आप एक दुकान पे गए, कैटलॉग पड़ा था वॉचेस का कैटलॉग, आपने पसंद करी है घड़ी, है नहीं है वो, आप पसंद करो तो मंगवाई जाएगी. टेक्निकली वो फ्यूचर गुड हो गया ना यार. तो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, वो फ्यूचर गुड है. ठीक है, तो आपने क्या, जब तक वो घड़ी नहीं आ जाती, आर यू बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट? इट इज नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट. आपने अपना होटल खोला, आपको चाहिए 100 टीवी. 100 टीवी आपने ऑर्डर दिया, बट वो उनके पोजेशन में भी नहीं है, उन्होंने आगे मैन्युफैक्चरिंग के लिए ऑर्डर देना है. ठीक है, जब तक वो एग्जिस्टेंस में नहीं आ जाते तब तक यू आर नॉट बाउंड. ठीक है, एक चीज समझो, कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स जो होते हैं ना, उसकी बाइफर्केशन हम दो पार्ट्स में कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? एक हो गई एग्जिस्टिंग और दूसरी हो गई फ्यूचर. एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर. एक बार फ्यूचर वाले अगर एग्जिस्टिंग बन जाते हैं, उसके बाद उनकी फर्दर बाइफर्केशन होती है. दो तरीके के होते हैं. एक होते हैं ascertained, unascertained. ascertained and unascertained. समझ गए ना? लिखा नहीं जा रहा है. हो गए. अनसर्टेन हो गए. अब अनसर्टेन जो थे बताऊंगी क्या होते हैं. अनसर्टेन एक बार जब सर्टेन हो जाते हैं, okay, तो वो बन जाते हैं स्पेसिफिक गुड्स. और स्पेसिफिक गुड्स एक बार जैसे हमें चाहिए उस स्टेट में जब आ जाते हैं, तो आ जाते हैं, माना जाता है डिलीवरेबल स्टेट में आ गए हैं. डन. तो गुड्स का ये रूट रहता है. दो तरीके के हैं, एग्जिस्टिंग फ्यूचर. फ्यूचर वाले है नहीं, ये आगे एग्जिस्टेंस. एग्जिस्टिंग होने के बाद वी हैव टू रूट्स. हो सकता है मैंने 500 टीवी बना दिया, आपने मांगा 100. 100 आई हैव मेड 500. अनसर्टेन. आपके कौन से 100 हैं नहीं पता अभी. आपके 100 अलग कर दिए गए. नाउ दे बिकम स्पेसिफिक. एज दे बिकम स्पेसिफिक, आई ऑर्डर. सर मैंने आपको बोला था कि इनकी पैकिंग ऐसे बॉक्सेस में होगी, आप ऐसे थोड़ी लेके जाओगे टीवी. डिलीवरेबल स्टेट. दिस इज द रूट मैप फॉर गुड्स. नहीं, कहां कहां रजे? कौन सी एग्जैक्टली चीज रजे, कौन सी पूछ रहे हो? ਇੰਨੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੰਗਵਾਈਆਂ 80 ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ 100 ਬਣ ਗਈਆਂ. ਜੇ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ वो लास्ट आना है, सेक्शन नंबर 56 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾ ਕੇ ਆਣਾ. वो 56 60 ਦੀ ਲਾਈਨ ਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ. ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ 38 ਦੇ ਲਾਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ नहीं आ. नहीं 30, मैं बता देती हूँ कौन सा पूछ रहे हो आप. 37 है. ठीक है, डन. ये रूट क्लियर है. ठीक है,
कैन वी रीड आगे? गुड्स आर सेट 2-4 हो गया, 2-3 हो गया, 2-4 हो गया, 2-5 फॉल्ट मींस रॉन्गफुल एक्ट और डिफॉल्ट डन। 2-6 पे आ जाओ, फ्यूचर गुड्स। इसको आप लिख लो रेड विद 6 क्लॉज 3, रेड विद सेक्शन 6 क्लॉज 3। विल सी हाउ, बट लेट अस रीड दिस फर्स्ट। फ्यूचर गुड्स मींस गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड। हो सकता है बने पड़े मेरे पास नहीं आए अभी तक। To be manufactured or produced or acquired by the seller after the making of the contract of sale. Done? आपको ये कॉन्सेप्ट समझ है तो फिर आपको समझ आ जानी है। चलें आगे, 2-7 हो गया, नहीं मीन्स अकेला ना, इंक्लूड थोड़ी है, नॉट एग्जॉस्टिव, ठीक है, ओके। 2-7 पे 2-8 पे आ जाओ। 2-8 हल्का सा थोड़ा सा ज्यादा पढ़ेंगे। A person is said to be insolvent who has ceased to pay his debts in the ordinary course of business or cannot pay his debts as they become due, whether he has committed an act of insolvency or not. पहले तो लास्ट लाइन को पकड़ते हैं, वेदर वाली लाइन को पकड़ते हैं। इनसॉल्वेंट पता है जिसका दिवाला निकल गया, ऐसा बंदा जिसका दिवाला निकल गया, ठीक है। वेदर ही हैज कमिटेड एन एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी और नॉट। एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी क्या होता है? आपने ना अपनी प्रॉपर्टी को बेचना स्टार्ट कर दिया है पैसे पूसे भरने के लिए, या आपने क्रेडिटर्स को डीफ्रॉड करने के चक्कर में अपनी प्रॉपर्टी को ठिकाने लगाना शुरू कर दिया है, बेनामी ट्रांजैक्शंस करनी स्टार्ट कर दी हैं। कुछ भी आप ऐसा कर रहे हो जिससे कि पता लग रहा है यार ये बंदे का दिवाला निकला, अब ये पक्का प्रॉपर्टियां तभी बेच रहा है। कोई भी ऐसा एक्ट, उसको हम एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी बोल देते हैं, which is done in order to defraud creditors or in order to get rid of the debts, उसको हम एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी बोलते हैं। इन्होंने बोल दिया है एक बंदे को इस एक्ट में इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने के लिए उसका एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी करना जरूरी नहीं है। लास्ट लाइन के हिसाब से देखो, बीच वाले बाद में पढ़ाऊंगी। डन, यहां तक ठीक है? अब बीच में आ जाओ। Person is said to be insolvent who has ceased to pay his debts in the ordinary course of business, जो अपने कर्जे नहीं दे रहा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, और कैन नॉट पे हिज डेट्स एज दे बिकम ड्यू, या दे नहीं पा रहा, दे नहीं रहा या दे नहीं पा रहा, बात खत्म। चाहे उसने अपनी प्रॉपर्टियां बेची है नहीं बेची, हमें फर्क नहीं है। डन? कैसे इंसॉल्वेंसी और, हाँ बहुत फर्क है यार। इंडिजेंट एक गरीब है, इंसॉल्वेंट जिसका अभी अभी दिवाला निकला है। एग्जैक्टली, ऑल्सो फॉर अ फैक्ट इंडिजेंट है ना जो, वो ऑर्डर 33 में पता नहीं 1000 रुपए प्रॉपर्टी ये सब लिखा गया है यार, कि कितनी प्रॉपर्टी की औकात नहीं है उसकी, तो ये थोड़ी ना इसकी हालत, ठीक है। इंसॉल्वेंट अगर काफी टाइम तक रहेगा तो शायद इंडिजेंट बन जाए। आई वॉज डूइंग अ वर्क, घाटा बढ़ गया, कर्जे बहुत ज्यादा है देने के लिए और पैसे नहीं है इस टाइम पे इतने। एग्जैक्टली, ये थोड़ी ना 1000 रुपए भी नहीं है, घर नहीं है, ये सब नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा चलता रहा तो वो इंडिजेंट बन सकता है, इंसॉल्वेंट। यू गेट माय पॉइंट? ठीक है, ओके। कहां पे थे हम? 8 डन, 9 पे आ जाएं। मर्केंटाइल एजेंट means a mercantile agent having in the customary course of business as such नहीं सॉरी, उल्टे पॉजेस मैंने गलत जगह ले लिए हैं, दोबारा पढ़ रही हूँ। Mercantile agent means a mercantile agent having in the customary course of business as such agent authority either to sell the goods or to consign goods for the purpose of sale or to buy goods or to raise money on the security of goods। एक ऐसा बंदा मर्केंटाइल एजेंट होगा जिसके पास फॉलोइंग राइट्स हैं इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। वो राइट्स क्या क्या हैं? पहला राइट इन्होंने बता दिया, आइदर टू सेल गुड्स। दूसरा, आइदर टू कंसाइन गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ सेल, उसने कंसाइनमेंट करनी है सेल वगैरह के लिए, कि हाँ ये गुड्स का पोर्शन मैं ऐसे ऐसे अलग करके रख रहा हूं क्योंकि मैंने इनकी सेल करनी है। थर्ड, खरीदना गुड्स। और फोर्थ, प्लेज वगैरह करके सिक्योरिटी जगह रख के उनके ऊपर पैसा लेना। ये सारे काम मर्केंटाइल एजेंट कर सकता है। चलें आगे। यस, ठीक है। पर मर्केंटाइल एजेंट जब कमर्शियल ट्रांजैक्शन में उसे मर्केंटाइल बोल देते हैं, इसीलिए फर्क है, ठीक है, ओके। 210 प्राइस देख लिया था,
पेपर में आता है सिर्फ मनी कंसिडरेशन को लेके कुछ इधर उधर पूछ लेंगे कि व्हाट ऑल आर कंसिडर्ड द डेफिनेशन ऑफ प्राइस, लिखा होगा मनी कंसिडरेशन, गुड्स, बट द गुड्स, ऐसे करके कुछ भी ऑप्शन होगा, आपको पता है मनी कंसिडरेशन इज आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ 211। 211 तक हम करेंगे, वहां से 1-2 बच जाएंगे, वो कल कर लेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी मीन्स द जनरल प्रॉपर्टी इन द गुड्स एंड नॉट मियरली स्पेशल प्रॉपर्टी। आपको पता है पहले दिन, पहले लेक्चर, इंट्रोडक्शन लेक्चर तो था हमारा बेसिकली हिस्ट्री वाला, जिसमें हमने देखा था कि स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं मानी जाती यार गुड्स के केस, सेल ऑफ गुड्स के केस में। फॉर दिस एक्ट हम जनरल प्रॉपर्टी सारा कुछ चाहिए हमें, ऑल द राइट्स टू मॉर्गेज, टू लीज, टू एवरीथिंग ऑन दैट प्रॉपर्टी, है ना। सिर्फ सेल मींस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, नाउ दिस प्रॉपर्टी इज माइन, आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन एक्सरसाइज एनी सॉर्ट ऑफ जनरल राइट ऑन दिस प्रॉपर्टी, राइट। चलो, क्वालिटी ऑफ गुड्स इंक्लूड्स देयर स्टेट और कंडीशन। 212 क्वालिटी ऑफ गुड्स में क्या क्या रहता है, किस स्टेट में है, किस कंडीशन में है, वो क्वालिटी मानी जाएगी। क्वालिटी की डेफिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको आगे जाके 216 सेक्शन 16 में देखनी है हमने ये डेफिनेशन। ठीक है, सेक्शन 16 में जाके हमने क्वालिटी क्वालिटी पढ़नी है, इसलिए हमने पहले आपको डेफिनेशन बता दी है कि इस क्वालिटी में स्टेट और कंडीशन आ जाएगी गुड्स की, कि किस हालत में है और किस कंडीशन में है। ठीक है, दैट इज इट। 212 तक हो, 213 हमने ऑलरेडी देख रखा है, 214 हम कल कर लेंगे, दैट इज इट। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू योर रिक्वायर्ड रिविजन एंड आई एम श्योर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी आफ्टर यू रिवाइज वंस। ठीक है, और अभी आपको ऐसा लग रहा है यार कैसे याद कैसे करना है, तो उसमें से कुछ याद करने वाला है भी नहीं खास। गुड्स की डेफिनेशन थी वो आपको याद है ना, और ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आने लगा कि बताओ चलो डिलीवरी एक्सप्लेन करो 15 नंबर में, ऐसे नहीं क्वेश्चन आ रहे। ठीक है, you get my point? Okay everyone, take care of yourself, I'll see you all tomorrow, have a good evening, good night, bye। जी पूछो।